तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बातें बोली हैं। क्या वाइड सिक्स में वो एंट्री मारने वाले हैं? सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं कि वाइड सिक्स जो काम कर रही है वो मुझे डरावना लग रहा है और मैं तो उन लोगों से दूर ही रहना चाहता हूं। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि इंटरनली मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे मैं उन लोगों की तरफ खुद अपना जो झुकाव है वो दिखा रहा हूं। तो मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इसको कुछ इस तरीके से बोला कि हाँ भैया, इंटरेस्ट तो है, लेकिन शायद कहानी वही है कि जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से वो ग्रीन झंडी नहीं आ जाती तब तक वाइड सिक्स में उनकी एंट्री होगी नहीं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई वाइड सिक्स में, इस वजह से क्योंकि इसको हमने इवन पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि वो एक मसल पावर हाउस वाली चीज ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐड करेंगे, तो उससे वाइड सिक्स जिन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो भूतिया फैक्शन है सिर्फ, उसमें थोड़ी सी और चीज ऐड होगी। मुझे लग रहा है इवेंचुअली तो शायद ये चीज होने वाली है, बट कितना टाइम लगेगा वो देखने वाली बात है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और क्या आपको ये बात पता है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई स्टोरी लाइन नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, जब विंस मैकमैन, अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ब्रॉक लेसनर, ये सारे बड़े बड़े सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिग्गज एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और ये क्रैश कर सकती थी। किस वजह से? ब्रॉक लेसनर किसी को पटक पटक के उस एयरप्लेन के, उस जेट के इमरजेंसी डोर में मार रहे हैं। ड्रिंकिंग, ड्रग एब्यूज और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। जैसी कल अनाउंसमेंट की थी, ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 1 इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन स्पॉटिफाई। आप लोग प्लेन राइड फ्रॉम हेल जाके सुन सकते हो। ऐसी बातें आपको पता चलेंगी भाई, आपका दिमाग खुल जाएगा कि ये भी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ है। ज्यादा मैं कुछ स्पॉइलर दूंगा नहीं, सिर्फ एपिसोड जाके सुनना। डेफिनेटली आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले, और सिर्फ इस हफ्ते ही नहीं, आज फ्राइडे नहीं, आने वाले 4 फ्राइडेज के लिए भी आपके लिए ऐसे एपिसोड होने वाले हैं। तो स्पॉटिफाई का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके सुनना और बताना जरूर आपको ये सब सुन के कैसा लगा। क्योंकि जब मुझे पता चला मैं तो भाई सोच रहा क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, मतलब रियलिटी में चीज़ें कितनी डिफरेंट होती हैं कई बार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिंदर महल के बारे में। तो उनका फाइनली एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू आउट हुआ है 1 घंटे के आसपास का। मैंने इसको मस्त एंजॉय किया। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि कह सकते हैं कि रिवील, खुलासा हुआ है जिंदर महल की तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के साथ आपको याद होगा सर्वाइवर सीरीज में उनका मैच होने वाला था, लेकिन फिर वो एजे स्टाइल्स के हाथों हार गए। इस वजह से क्या हुआ कि जो एजे स्टाइल्स और ब्रॉक लेसनर का मैच है वो बना। और इंटरनेट पर हम तब से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ने रिफ्यूज किया था जिंदर के साथ लड़ने के लिए। तो जिंदर ने इसके बारे में खुल के बताया। वो कहते हैं ये कुछ एग्जैक्टली ऐसा नहीं था जैसा इंटरनेट पे है कि ब्रॉक लेसनर का वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जिंदर के साथ में लड़ना। कुल मिला के जो ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की कंपनी है, उनको ऐसे लगा था कि एजे स्टाइल्स के साथ मैच करना बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय जिंदर भी हील थे और ब्रॉक लेसनर भी हील थे। तो वो उनको एक परफेक्ट मैचअप नहीं लगा, तो उनको बेटर लगा कि एजे स्टाइल्स वो नाम होना चाहिए। और क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास पावर है, पॉल हेमन के पास पावर है, इस वजह से वो चीज़ चेंज हुई। तो कुछ रियलिटी तो थी उन बातों में, लेकिन जिस तरीके से वो इंटरनेट पर दिखाया जाता था आज तक, वैसा कुछ नहीं था। फिर आगे जिंदर ने इंडिया में आने को लेके कैसे स्ट्रगल हो रहे थे उसके बारे में बात करें कि हमको ना टीवी पे यूज कर रहे थे। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नेगेटिव टोन में नहीं बोला जिंदर ने, जैसे कुछ सुपरस्टार्स होते हैं ना जो आके यार बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई को बैश करने लग जाते हैं, वैसा जिंदर ने नहीं किया। उन्होंने बोला कि रिंकू और सांगा इन सबको इंडिया जाना था, लेकिन इनको जाने भी नहीं मिल रहा था, और चलो उसके बदले में हमको टीवी पे दिखाते, लेकिन टीवी पे भी हमारा कोई यूज नहीं हो रहा था। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। जिंदर ने ऐसा बोला अपने पूरे ग्रुप के लिए। और ये वाली बात जो जिंदर ने बोली वो सुन के तो शॉक रह गया मैं। उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक रेसलर की तरह देख ही नहीं रही थी, उनको एक मैनेजर का रोल ही दिया था। जो पूरी शीट होती है, मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना कि इंटरनली रोस्टर लिस्ट में जो है इसको हील रखा है, इसको फेस रखा है, वो सारी बातें वो सच ही होती हैं। जिंदर ने यहाँ पे बोला कि जो पूरी शीट निकल के आई रोस्टर लिस्ट की, उसमें मेरा नाम ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था हिंदुस्तान शेर के। मतलब मुझे एक्टिव वो जो एक कंपटीशन या टैलेंट है, कंपेटिटर है, वो मान ही नहीं रहे थे। और वो बोलते हैं कि वो तो अच्छी बात है कि मैं हमेशा अपने आप को शेप में रखता हूं, इस वजह से मेरा सेथ रॉलिंस के साथ मैच हो पाया, वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरी तरफ से कि मैं रिंग रेडी रहूं। वो तो जिंदर अपने आप को हमेशा ही वैसे फिट रखते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं इस चीज़ के बारे में भी कि इंडियन होने के बारे में, कनेडियन होने के बारे में क्या चलता रहता है। तो जिंदर ने बोला भाई कनेडियन होते हुए भी मैं इतना इनफ कनेडियन नहीं हूँ कि मुझे कनेडियन बोले, और इंडिया से मेरी बिलोंगिंग होने के बाद भी मैं इतना इंडियन नहीं हूँ कि मुझे इंडियन बोला जा सके। तो उन्होंने बोला थोड़ा बीच का मामला फंस जाता है। वैसे उनकी अगर नेशनलिटी देखो तो वो कनेडियन है, हम सबको पता ही है वो, लेकिन क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं फिर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनके मम्मी पापा और भी ऊपर की चीज़ें, तो इस वजह से वो इंडो कैनेडियन होते हैं। और वो कहते हैं कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं जब वो दोनों कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जिंदर का बहुत, मतलब जिंदर भाई बहुत टीवी पे अलग इंसान है, और जब उनको रियल लाइफ में जाना तो बहुत अलग इंसान है, जो कि मैंने उनके पहले के जब इंटरव्यूज देखे थे उससे पता चल रहा था।
फिर आगे वो अपने रॉयल रंबल में बुकिंग ना होने के बारे में भी बात करते हैं। कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि रॉक के साथ मेरे को करने का मौका मिला सेगमेंट, और वो ऐसा ही नहीं मिल जाता। रॉक ने उसका अप्रूवल दिया होगा, रॉक जानते होंगे, समझते होंगे कि जिंदर के अंदर है कुछ बात। फिर सेथ रॉलिंस के साथ मैच मिला एंड देन रॉयल रंबल के लिए मतलब बहुत सैड था ये जिंदर के लिए। शायद उन्होंने ऐसे बोला नहीं कि वो अपना पूरा रिंग गियर सब कुछ लेके आते हैं और उसी दिन उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपकी कोई जगह है नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत सैड था। और जिंदर ने ये भी बताया कि जब वो टाइटल जीते और हारे, उनको वो सेम डे पे ही पता चला था कि उनके साथ ये चीज़ होने वाली है। एंड देन वो अब बात करते हैं अपने फ्यूचर की। कहते हैं कि मैं रेसलिंग के साथ साथ बाकी जो बिजनेस है अपने, या जो मुझे करियर में करना है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं देख रहा हूँ। और मुझे इंडीज से काफ़ी बुकिंग मिल रही है। अच्छी बात ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने WWE में कभी भी टाइम ऑफ मांगा ही नहीं। वो कहते हैं अब तो रजीम जो है चेंज हुआ है ट्रिपल एच के टाइम में, लेकिन विंस के टाइम में ये कोई थिंग होती ही नहीं थी। तो जिंदर ने ये कुछ मेन बातें बोली हैं जो कि मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। और अब देखते हैं जिंदर का क्या है। उन्होंने, मेरे को सुन के ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग में क्या करेंगे। वो इसके साथ साथ दूसरी और चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बोला भी कि अगर शायद मुझे WWE रिलीज़ ना भी करती तो 2024 में, जब 2019 में मैंने डील साइन करी थी 5 साल की, तो मैंने यही सोचा था कि मैं WWE से अलग भी कुछ चीज़ें देखूंगा। तो अब शायद वो उस तरफ झुकावा, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग से पूरे अलग नहीं जाएंगे, ऐसे भी जिंदर मान ने किया। तो ये उनकी इस इंटरव्यू की बातें थी। आपकी कुछ राय है इसके ऊपर तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ये डोमिनिक मिस्टीरियो भाई वैसे तो ऐसा दिखाता है कि जैसे कि इसको लिव मॉर्गन से मतलब है नहीं, लेकिन जब इंस्टाग्राम पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने फोटो पोस्ट करी अपनी, तो उसके नीचे लिव मॉर्गन ने ये वाली इमोजी डाली है। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। और इस वाली कमेंट पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उन्होंने लाइक किया हुआ है। मतलब ये क्या चल रहा है, ऐसा हर कमेंट को तो लाइक किया नहीं उन्होंने, लेकिन इस वाली फोटो को वो लाइक कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसी को पकड़ के रिया रिप्ली को दिखाओ, बट रिया रिप्ली को भी क्या दिखाओ, वो तो अपना अलग ही जे उसो के साथ टाँका भिड़ा है। क्या स्टोरी चल रही है ये। अभी तो मंडे नाइट रॉ में देखो क्या खिचड़ी पकती है आगे। हम तो रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि रॉ ऑन USA नेटवर्क भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के दिन हमको दिखा सकती है। और शायद WWE की प्रिपरेशन चल रही है कि भाई सब रेडी हो जाओ, अब नेटफ्लिक्स पे आगे कुछ करना है हमको, कमाल धमाल सी चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। और अच्छा फील करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमको किसी के बहुत ज़्यादा पास होना होता है, ये ट्वीट से आपको पता चल जाएगा। इस ट्वीट में आप देखो केविन ओवंस ने अपनी मदर की फ़ोटो डाली हुई है, और यहाँ पे उनके पास जो मर्च है, जो टी-शर्ट है, वो केविन ओवंस की है, जस्ट की फाइटिंग। और कैप्शन है शी किक्ड आउट। मतलब इससे एक हेल्दी और अच्छी रिकवरी की बात कर रहे हैं केविन ओवंस की। उनकी जो मदर हैं शी किक्ड आउट, यानी कि अब वो जो भी डेंजर था या जो भी प्रॉब्लम में वो थी उससे वो बाहर आ चुकी हैं। और स्माइल देख के भी अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने बोला कि हमेशा किसी के पास होने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ अच्छी चीज़ें अगर कहीं से भी सुनने को मिले तो अच्छा फील हो जाता है। और इवन लोगों का इस पर रिएक्शन बहुत अच्छा है भाई, 80,000 से ऊपर लाइक्स हैं, तो अच्छी बात है कि वो जो स्टोरी लाइन में चीज़ थी वो एक्चुअल में रियल थिंग है, और लोग उसको समझ के कैसे केविन ओवंस के हार्ड टाइम में भी साथ थे, और जब खुशी का माहौल है तो साथ में खुशियाँ भी मिला रहे हैं, बांट रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, जो कि होना चाहिए इस दुनिया में और ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स के समर स्लैम के मेन इवेंट मैच के बारे में। और अब मैं आपको कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ, आपको लगेगा ये मैंने कहाँ गाड़ी उल्टी पूरी घुमा दी है। सबसे पहले तो आप ये वाला ट्वीट देखो, बंदे ने पोस्टर की फोटो डाली और बोलते हैं कि यहाँ पे रोमन रेंस का रिटर्न नहीं हो रहा। फिर उस पर रिप्लाई आता कोट करके कि अगर ये नहीं हो रहा तो फिर ये मैच एक कंप्लीट वेस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग बोल रहे हैं तो एक स्मैकडाउन का मैच है। बट ऐसा क्या एक्चुअल में पॉसिबल है कि रोमन रेंस का रिटर्न नहीं होगा और कुछ अलग ही सीन होगा समर स्लैम में? अब देखो यहाँ से 1-2 मिनट के लिए कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला, हो सकता है अपना थोड़ा सिर खुजलाओ। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल तो है ही कि भाई रोमन रेंस ना भी आए, हालांकि चांसेस ज़्यादा हैं कि रोमन रेंस आएंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं हमेशा कि नहीं भी आएंगे, क्योंकि हो सकता है मैं समर स्लैम का रिव्यू दे रहा हूँ और मैं बोलूँ भाई रोमन तो आया नहीं, उसके बाद आप लोग मेरे पे चढ़ रहे हो, मैं किसके ऊपर चढ़ूँ हैं? मतलब ये तो चलो मैंने अपना बता दिया इसमें कि मेरे को भी लगता है, मैं भी तो चाह रहा था, नहीं आया, मेरे ऊपर ही क्यों लोग बोल रहे हो भाई कि नहीं आया, आपने तो बोला था, आपको सब पता है, इतने वैसे टाइम से देख रहे हो, वैसी बात है नहीं, ये 4-5 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ जब ऐसा होता था। तो देखो सोलो सिकोवा चैंपियनशिप जीत जाए और कोडी रोड्स हार जाए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए सोलो सिकोवा, ताकि रोमन रेंस का जो रिटर्न है उसको थोड़ा डिले किया जा सके। जो मैं आपसे वो बात नहीं बोल रहा कि ऐसी फीलिंग भी है लोगों के मन में कि शायद इस स्टोरी लाइन को, ब्लड लाइन जो फॉर्म हो रही है, इसको थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है। और टाइम देने की ज़रूरत से मतलब रोमन रेंस के रिटर्न को थोड़ा सा पुश करो आगे के लिए। इन द मीन टाइम सोलो सिकोवा चैंपियनशिप जीत जाए कोडी रोड्स से, बट उसका मतलब ये नहीं कि सोलो सिकोवा के पास ही वो रहेगी, इवेंचुअली कोडी रोड्स के पास वो जाएगी एंड देन वो मूवमेंट होगा कि रोमन रेंस वो चीज़ करेंगे कि भाई तू ऐसा कैसे आके चैंपियनशिप अपने पास रख रहा है,
फिर वो जो रिटर्न है रोमन रेंस का वो होगा और उस दौरान खोड़ी रोड चैंपियनशिप हार भी जाएंगे, उसके बाद जीत भी जाएंगे, सोलो सिकोवा चैंपियन भी बन जाएंगे, लेकिन फिर रिटेन नहीं कर पाएंगे एंड देन रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा। अभी मैंने बोला था ना आपसे, ये आपको लगेगा ये क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर रोमन रेंस के रिटर्न को डब्ल्यूडब्ल्यूई रोक के रख रही है तो फिर ये वो डायरेक्शन है जिसकी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है डेफिनेटली। और इसके होने का सिर्फ मेरे को एक ही रीजन लगता है कि क्योंकि अगर रोमन रेंस समर स्लैम में आ गए तो फिर ट्रिपल एच के सोचने में यार ये बहुत प्रिडिक्टेबल चीज हो सकती है, और कई बार प्रिडिक्टेबल ना होने के चक्कर में वो बहुत कुछ चीजें घुमा देते हैं। जैसे विंस के टाइम में था कि भाई ये कुछ भी कर देता, बंदा स्क्रिप्ट फाड़ देता, तो ट्रिपल एच का भी ये एक स्टाइल है कि वो चीजों को अनप्रिडिक्टेबल रखना चाहते हैं, तब वो प्रोफेशनल रेसलिंग को बहुत ज्यादा कूल समझते हैं। तो ये मैंने आपको इसके पीछे पूरा सीन बता दिया है, समझा दिया है। अब ये तो समर स्लैम का दिन ही हमको बताएगा, देखो कि क्या होने वाला है। बट अगर रोमन रेंस आए तो भी मजा आएगा, और नहीं आए तो फिर मजा आएगा क्या रिएक्शंस आता है ऑनलाइन देखने में। इवेंचुअली तो रोमन रेंस को आना ही है, बट उसमें शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम लगा देगी थोड़ा। बाकी दोनों नजरिए से मैंने आपको बता दिया। मेरी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। वैसे मेरे प्रेडिक्शन से भी ऐसा कुछ होता नहीं, वो सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन होती है, बहुत लोगों को लगता है कि वही होगा, बट वैसा कुछ नहीं होता। समर स्लैम का ही वेट करना पड़ेगा हमको। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है रोमन रेंस, पॉल हेमन, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा की। अब यहाँ पे आप नज़ारा देखो, सोलो सिकोवा की तरफ जब जेकब फाटू देखते हैं तो वैसे हाथ जोड़ के देखते हैं जैसे पॉल हेमन रोमन रेंस को देखते हैं। तो अब यहाँ से एक नया एंगल ये भी लगाया जा रहा है भाई कि जो जेकब फाटू है वो वाइजमैन की तरह काम कर रहा है सोलो सिकोवा का, क्योंकि आप नोटिस करना ऐसा एक दो बार हो चुका है कि हाथ नहीं उठाते, ऐसे वी द वन वाला साइन नहीं बनाते जेकब फाटू, वो सिर्फ ऐसा हाथ जोड़ देते हैं सोलो सिकोवा की तरफ देख के। तो ये फैंस ने नोटिस किया, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई पॉल हेमन तो इतने ऐसे देख रहा है कि जैसे कि वो पूजा करते हैं रोमन रेंस की, लेकिन जेकब फाटू का देखने का नजरिया कुछ अलग है। अब ये मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जस्ट जो मुझे दिखता है मैं आपके तक पहुंचा देता हूं। आपको इसकी जैसी खिचड़ी पकाने जितना इंटरेस्ट क्रिएट करना हो इसके अराउंड वो कर सकते हो, क्योंकि लगता तो है कि जेकब फाटू में कुछ तो अलग बात है, और वो बात आगे शायद हमको स्टोरी लाइन में अनफोल्ड होती हुई दिख सकती है। स्क्रीन पर आपको ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 1 दिख रहा होगा, प्लेन राइड फ्रॉम हेल, उसको जाके जरूर सुनना, मजा आ जाएगा आपको कुछ ऐसी शॉकिंग बातें जान के। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।